इसमें आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देंगे राजेश सतपुते और आशीष बहेती। पिछले शो से हमारे साथ बने हुए दोनों रचना वैद्य और नीलेश जैन अपने फ्रेश टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी और साथ ही जेएम फाइनेंशियल्स के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोता से होगी बातचीत। उसके अलावा तिमाही नतीजों पर संवर्धन मदरसन के सीईओ पंकज मित्तल और सीएफओ कुणाल मनाली से भी करेंगे एक बातचीत। लेकिन एक नज़र मार्केट पर। और देखिए, एक चीज़ जो करीब करीब 950 पर हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने आपको दो ट्रेड्स दे दिए आज, और अगर वो दो ट्रेड्स आपने ले ली तो बस अब अपना टर्मिनल बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए क्या हुआ अब एकदम से, पहले कोलैप्स, फिर रैली, अब सेकंड कोलैप्स। और अब ये कोलैप्स ज़रूरी है ध्यान में रखना कि ये डे लो तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है। अगर इसने डे लो तोड़ा तो दिक्कत बढ़ेगी मार्केट की। बैंक निफ्टी लेकर आइए अब जरा आपकी स्क्रीन पर, 49,754। अब लो था सुबह का 49,650। दो ट्रेड्स बैंक निफ्टी ने भी आपको दी, एक पहले कोलैप्स हुआ, फिर लोअर लेवल से बाइंग आई, अब वापस कोलैप्स हो रहा है। अब इस मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स में नहीं कूदना है आपको। स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, टॉप लूजर पिरामल एंटरप्राइजेस करीब करीब 8% नीचे, हीरो मोटोकॉप में 4% की बड़ी गिरावट, मैक्स फाइनेंशियल, मुथूट, डिवीज, हिंदुस्तान कॉपर, बायोकॉन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय सेलिंग आ रही है। जहाँ तक अपसाइड की बात है, बहुत कम स्टॉक्स हैं। संवर्धन मदरसन करीब करीब 3-3.5% ऊपर, और वोडाफोन आइडिया करीब करीब 3% ऊपर भी। ओके, तो जैसे कि अनुज कह रहे थे कि ट्रेड्स कम रखिएगा, और अभी थोड़ा हम अपनी कैपिटल को बचा के निकल जाएं तो वही बहुत महत्वपूर्ण है। खैर चलिए, एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं एज ऑफ नाउ, अगर कमेंट्री में इंक्लूडेड है हमारे व्यूअर्स, हमारे गेस्ट के। तो फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा रचना जी का और नीलेश जी का। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपका इस वक्त का ट्रेड मैम? जी, जस्ट इस वक्त के मेरे ट्रेड्स में एक मैं हिंडाल्को देना चाहूंगी, और हिंडाल्को के साथ वैसे टेलविंड भी है, तो यहाँ पे एक अच्छी स्विंग बननी चाहिए। मार्केट जैसे स्टेबलाइज होगा तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूवमेंट आनी चाहिए, जो इस काउंटर को फ्यूचर्स पे 636 एंड 638 की तरफ लेके जा सकती है। फिलहाल हम 631 पे, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस के तौर पे डाउन साइड पे 627 को एसएल बनाना चाहिए। और उसके अलावा जो मेरा सेकंड ट्रेड जो मैं देना चाहूंगी, दैट वुड बी अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में भी एक अच्छी स्विंग बन रही है इस वक्त, और 6670 पे फ्यूचर्स है। अगर हम 6630 पे एसएल लगाए और अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करें, अपसाइड पे ये काउंटर 6720 एंड 6750 की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। सो अपोलो हॉस्पिटल एंड हिंडाल्को बोथ लॉन्ग। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को, ये हो गई रचना जी की पिक्स इस समय की। आशीष बेदी जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स? जी, पहले जो ट्रेड रहेगा आनंद जी, वो है एचडीएफसी एएमसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा ऊपर के लेवल से जरूर कूल ऑफ हुआ है, बट हमें लग रहा है कि आज अभी भी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें। तो 4110 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है, 4270 के टारगेट्स के लिए। जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो फेडरल बैंक का, जहां बैंक निफ्टी में गिरावट देखने मिल रही है। फेडरल बैंक अभी भी अपने 200 के जोन, 200 प्लस के जोन को होल्ड कर रहा है अच्छे से। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 208 तक का जोन टारगेट दिखाने के लिए। तो 200 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 208 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आशीष पैती जी के दो ट्रेड्स पूरे हो गए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। तो सबसे पहले बिकवाली वाला ट्रेड जो रडार पे आया है वो है बजाज फाइनेंस में। लगातार यहाँ पे लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं और वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो यहाँ पे 6300 तक का मूव हम यहाँ पे डाउन साइड में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अनदर 150 पॉइंट फ्रॉम करंट लेवल। इसीलिए यहाँ पे इस डाउन फॉल को प्ले करने के लिए पुट ऑप्शन के जरिए बजाज फाइनेंस में बिकाली करके चल सकते हैं। तो 6400 का पुट 85 के आसपास है। इसमें 55 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के बजाज फाइनेंस का 6400 का पुट लॉन्ग करके चल सकते हैं। 115 और 145 के टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जो कॉन्ट्रा बेट है वो है डिफेंसिव में। आईटी स्पेस थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है। कल से हमने यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ देखी है। तो टीसीएस यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें 4320 से लेके 4360 तक का देखने को मिल सकता है। आज के दिन के लोवेस्ट लेवल 4200 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के टीसीएस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, राजेश सतपुते की ट्रेड्स बाकी है, उनके पास चलते हैं। राजेश जी, क्या रहेंगे आपकी फ्रेश ट्रेड्स?
मुझे देखिए दो ट्रेड है और दोनों बाय साइड के हैं। मैंने सोचा कि जब तक 24,000 का लेवल निफ्टी मेंटेन करता है तब तक लॉन्ग साइड का ट्रेड देंगे। तो देखिए पहला बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस। मुझे लगता है इन्फोसिस में एक स्विंग मिलना चाहिए जिसका टारगेट होगा 1835 1840। तो लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1790। एट द सेम टाइम दूसरा बाय कॉल रहेगा, वो रहेगा भारती पे। देखिए भारती सुबह से जिस तरह से बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है एक स्विंग मिलना चाहिए भारती में जिसका टारगेट होना चाहिए करीबन 1485 टू 1490। तो इट्स अ बाय इन भारती। स्टॉप लॉस होगा 1452 का। ओके, मीनवाइल बार बार नजर जाती है स्टॉक पर ट्रेंड। एक बार लेकर आइए, ये जिसमें कहता ना ये ट्रेंड है लिटरली। और क्या स्टॉक है ये इस बार फिर से। अब अच्छा, मैं जूडी डाल के सर्च कर रहा हूँ। मैं जूडी डाल के सर्च कर रहा हूँ। हाँ, डे हाई पर इस समय ट्रेंड का स्टॉक, शानदार मोमेंटम इस समय इस स्टॉक में। और इस पर एक व्यू ले लें एक बार जरा आप। आशीष बहेती जी, कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक अब? जी अनुज जी, इनफैक्ट क्लियरली एक ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। ये 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा है ऊपर के लेवल पर और हमें लग रहा है अभी इसमें मूव जो आया वो 7000 तक का जोन दिखा सकता है। तो फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल हर्डल है वो 7000 ही है, वहां तक जाने के लिए फुल तैयार हो रहा है। कोई भी डिप आती है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए और इसमें जो एक ट्रेलिंग एसएल अब मेंटेन करना चाहिए, जिनके पास भी लॉन्ग है वो 6200 का एक ट्रेल एसएल मेंटेन करें। ओके, 40 रुपए का मूव आ गया तो बात करते ट्रेंड में इस तरीके का मोमेंटम है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट पर चर्चा करने के लिए हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़ गए हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। ट्रेंड है क्या आपके पोर्टफोलियो में? इंडियन होटल्स तो है, मुझे पता है। बिल्कुल नहीं, ट्रेंड नहीं है जी हमारे पोर्टफोलियो में। मिस्ड आउट। अच्छा ठीक है, नहीं खैर हाँ, एनीवे मेरा सवाल ये था कि इस समय मार्केट में जो कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें इतना मोमेंटम है, इसमें क्या अप्रोच रखें? अगर आप ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो में भले ही ना हो स्टॉक स्पेसिफिक, आप इस स्टॉक पर ना भी बात करना चाहते हो, लेकिन जब ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर अर्निंग्स भी स्ट्रांग हो, प्राइस मोमेंटम भी स्ट्रांग हो, उसमें नॉर्मली आप क्या करते हैं? जी एक्चुअली अनुज जी, ऑब्वियसली ये नो ब्रेनर होता है जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम दिख रही है और प्राइस मोमेंटम भी है साथ में, तो इट्स ऑब्वियस कि आप थोड़ा बैठ जाइए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी पड़ती है कि पहले तो ये अर्निंग्स जो है, मोमेंटम जो है वो सस्टेन होती है कि नहीं चलते हुए। मतलब आपको याद होगा जोमेटो जो हमने लिया था वो इसी बेसिस पे लिया था कि हमें लग रहा था कि उस समय तो लॉसेस बना रहा था जोमेटो, और मुझे याद है आप ही ने सवाल पूछा था कि आप नॉर्मली पीई देखते हैं तो क्यों आपने ये लिया लॉस वाला। पॉइंट वाज यही कि हमें ये लग रहा था कि उसके पास काफी लीवर्स थे टू अपने आप को लॉस से प्रॉफिट में चेंज करने के लिए, इसलिए हमें लगा कि ये मोमेंटम जब तक टॉप लाइन का रहेगा तब तक इसके पास प्रॉब्लम नहीं रहता है। वही आपको देखना पड़ेगा दूसरे स्टॉक्स में कि फंडामेंटल्स आगे चल के सपोर्ट करेंगे नहीं। एक मोमेंटम जो होता है वो एक हद तक आपको ले जा सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट आपको ये ट्रिगर्स देखने पड़ते हैं कि सस्टेनेबल है कि नहीं, ये अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं। और अर्निंग्स ग्रोथ तभी आएगी जब आपकी टॉप लाइन ग्रोथ होती है, मार्जिन एक्सपेंशन से उतना ही आ सकता है। तो इसके लिए हमें लगता है कि वो सेक्टर जहां पे आपको एक टॉप लाइन ग्रोथ में इतना नहीं दिखता है ग्रोथ और सिर्फ बॉटम लाइन एक्सपैंड हो रही है बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, वहां पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रीजन था ये मार्जिन एक्सपेंशन का और वेदर इज सस्टेनेबल और नो, और पीज ऑफ 80-90 फॉरवर्ड अर्निंग्स ये जस्टिफाइड है कि नहीं, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है दिनशो जी? क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है यहाँ पर और ख़ास तौर से पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा मार्केट डोमेस्टिक न्यूज़ फ्लो को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित है। जी अनुज जी, एक्चुअली हमने तो ये हाईलाइट ही किया था कि अर्निंग्स मोमेंटम हमारे इंडेक्स पे ही नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि मार्च में आपने देखा कि उसके मार्च क्वार्टर के बाद जो कट आया है हमारे इंडेक्स के अर्निंग्स में कोई 5-1% का कट था। उसके बाद भी बावजूद भी हमारा मार्केट ऊपर गया, कोई 10-12% ऊपर था फ्रॉम मार्च टू जून की क्वार्टर की बात करें तो। और जून क्वार्टर के बाद भी आपके नंबर्स आपने देखे हैं कि ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं है। इनफैक्ट आज आखिरी दिन है रिपोर्टिंग का,
तो आपको काफी नंबर्स दिख जाएंगे बाद में, लेकिन अभी तक जो दिखे हैं वो 2-3% ही ग्रोथ दिख रहा है आपको, और वो भी अगर फाइनेंशियल निकालें तो नेगेटिव ग्रोथ दिखता है, 7-8% का नेगेटिव ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो सपोर्टिव नहीं है एक एक्सपैंडेड वैल्यूएशन के लिए। और एक्चुअली वैल्यूएशन काफी एक्सपैंड हो चुकी है, क्योंकि आप अभी आज की तारीख में बात करें तो आई थिंक हमारे फॉरवर्ड अर्निंग्स का अराउंड 23-24 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स, जो कि हिस्टोरिकली 18-19 टाइम्स, अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो 18-19 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स होता था। तो काफी रीरेट हो चुका है इंडिया, तो उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको अर्निंग्स होती है, सपोर्ट दैट। दूसरा, ग्लोबली भी, आई मीन इंडिया अपार्ट, ग्लोबली भी न्यूज फ्लोज इतने एक्साइटिंग नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये साल, मतलब मैं सीवाई कैलेंडर ईयर 24 की बात कर रहा हूँ, ये साल एक एट बेस्ट आपको एक फ्लैट ईयर दिखेगा, काफी वोलेटिलिटी रहेगी ये फ्लैट ईयर में। और होपफुली यही मतलब बेस केस तो यही है कि यूएस में एक सॉफ्ट लैंडिंग हो एंड नॉट अ हार्ड लैंडिंग, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि सॉफ्ट ही होगी द वे थिंग्स आर। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि इस बार तो हमें स्टॉक पिकर मार्केट रहना पड़ेगा, इट वोंट बी अ बिग मूव मार्केट। ओके, दिनशॉ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स में भी हैं, अभी वहाँ पे इन्वेस्टर्स का रिस्पांस कैसा है जब आप ये कह रहे हैं कि जब अर्निंग्स आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है मार्केट्स को, अब स्पेशली म्यूचुअल फंड्स को जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट में? और एक और चीज़, किस प्रकार के फंड्स पे फोकस करें, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे अगर? वीरू जी, एक्चुअली सरप्राइजिंगली जैसे ही बाजार में एक बड़ा करेक्शन दिखता है ना, तो हमारे पास काफी फ्लोज आ जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो डोमेस्टिक है वो तो बिल्कुल ही डटे हुए हैं हमारे मार्केट में, और बहुत ही अच्छा है वो, क्योंकि एक तरह से कल्चर बहुत ही बढ़िया हो गया, और एफआईएस रोज बेचते हैं और डोमेस्टिक रोज बाय करते हैं, वो तो ट्रेंड गिवन ही है। पर द फैक्ट इज कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ जाता है जब बाजार में करेक्शन आता है। लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली अगर जो किसी रिटेल को पार्टिसिपेट करना ही है तो पहले तो आप स्टैगर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है, जैसे मैंने बोला कि एक फ्लैट लाइन होपफुली ये मार्केट रहेगा, तो काफी टाइम रहेगा आपको इन्वेस्ट करने का। तो इसलिए आप अपने स्टैगर कर दीजिए, सिप में आइए, एसटीपी में आइए, जो भी आपको कंफर्ट है उसके हिसाब से कीजिए। और दूसरा, नॉर्मली जो वैल्यूएशन होते हैं वो अक्रॉस मार्केट कैप स्प्रेड हो जाते हैं। आज की तारीख में लार्ज कैप्स में ज्यादा कंफर्ट है हमें इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली वैल्यूएशन बट आल्सो ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ। मिड कैप में इतना कंफर्ट नहीं है प्योरली ऑन वैल्यूएशंस, ग्रोथ भी थोड़ी कम हो गई है वहां पे। और स्मॉल कैप में मोर लेस स्टेडी है वहां पे, मतलब वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं अलॉन्ग विद द होल मार्केट, लेकिन फिर भी वहां पे ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज हमें काफी आइडिया दिखती रहती है वहां पे, क्योंकि स्मॉल कैप 250 स्टॉक के आगे सारा पूरा एक दरिया है स्मॉल कैप का, तो इसलिए आप काफी पिक एंड चूज कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि एक प्रोएक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप है वो शायद बेस्ट रहेगा इस सिनेरियो के लिए, जो अपने मिक्स चेंज करते रहते हैं। जिसको इक्विटी में रहना है और जिसको एक्चुअली सेफ्टी चाहिए उसको तो बैलेंस एडवांटेज द बेस्ट वे टू प्ले। ओके, चलिए, तो ये अभी जो दो फंड्स का जिक्र किया और प्रकार का जिक्र किया दिनशॉ जी ने, उस पर फोकस कर सकते हैं आप। अच्छा, कमिंग बैक टू आई थिंक स्पेस सेक्टर्स और वर्टिकल्स की बात करूँ यहाँ पे दिनशॉ जी, बैंक्स में इस बार की फाइनली अगर आप देखें अर्निंग्स, आपने अब देख ही ली बैंक्स की अर्निंग्स, उनके घटते हुए कासा, डिपॉजिट रेट्स बढ़ने का क्रम, चैलेंजेस अपने NIMs को मेंटेन करने का, क्या बैंक्स थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करेंगे? निफ्टी बैंक के कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस में जाने के चांसेस लग रहे हैं आपको ज़्यादा? जी, एक्चुअली बैंक्स का देखिए तो एक दुविधा सी बन गई है वहां पे, क्योंकि आरबीआई ने जिस हिसाब से लिक्विडिटी सकआउट किया सिस्टम में से, तो उसके चलते उनको डिपॉजिट ग्रोथ उनके होते हैं तो एट अ प्राइस होते हैं, जो बैंक्स इतने कंफर्टेबल नहीं है आज की तारीख में करने को, स्पेशली गिवन कि आगे चल के आपको इंटरेस्ट रेट कट ही दिखने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कपल ऑफ क्वार्टर्स, मतलब ये नहीं तो अगला क्वार्टर जब आपको दिखेगा कि ये जैसे ही आरबीआई ने लिक्विडिटी ईज ऑफ कर दी है सिस्टम में, तो और ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कट चालू होंगे, तो आपको दिखेगा कि बैंक्स में वापस एक तरह से एक वाइब्रेंसी आ जाएगी। सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बहरहाल फाइनेंशियल सेक्टर पर से बैंक्स एक बड़ा चंक होता है उसमें, लेकिन एक काफी महत्वपूर्ण चंक होता है नॉन लेंडर्स का, जो मतलब सर्विसेज वाले जो हैं, तो वहां पे हमें ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है एज कंपेयर टू
बैंक्स पर से। इसलिए हमारे, अगर जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है हमारा, एक ही सेक्टरल फंड है, तो वहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे काफी हद तक एक्सपोजर हमारा सर्विसेज में है। स्मॉल कैप उल्टा उस फंड में अराउंड 18% है। तो बिल्कुल ही अलग सा फंड हमने किया है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे ज्यादा ग्रोथ दिखेगी आपको देन बैंक्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, फाइनेंशियल सेक्टर पर से अगर जो आपकी इकोनॉमी ग्रो होने वाली है, जो हमारी इंडिया की होने वाली है, मतलब हम डबल होने वाला है अगले 6-7 सालों में हमारी जीडीपी, तो एक फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए रहना ही अच्छा है। नहीं, वो बिल्कुल थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ स्पेसिफिकली अब क्योंकि आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग्स में भी है एचडीएफसी बैंक। क्यों ये बैंक जो है वो टर्न अराउंड नहीं कर पा रहा है? मतलब काफ़ी पेशेंस लोगों ने रखी है और लोग ये अब पूछेंगे कि और कितनी पेशेंस रखनी पड़ेगी यहाँ पर? जी, एक्चुअली फाइनेंशियल सर्विसेज में तो वो एक इकलौता ही है जो हमारे पास इतना बड़ा होल्डिंग है जिसमें हमारा, लेकिन एक चीज आप देखिए अनुज जी कि उसके रिजल्ट जो सबसे पहले आए थे शायद, वो रिजल्ट आप दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, ये तो दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में काफी अच्छा किए हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है। और दूसरा बाय द वे एक चीज है वहां पे कि आपका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो काफी जोरों का नीचे आ रहा है, और बैंक के चेयरमैन ने इनफैक्ट एक स्टेटमेंट दिया था पहले से ही कि मेरे को उसको नीचे लाना है टू 85%, जो आगे चल के होने वाला है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे थोड़ा एक थमाव सा आएगा, लेकिन उसका जो फ्रेंचाइज है और जो वैल्यूएशन आज की तारीख में मिल रहा है वहां पे, विच इज एट डिस्काउंट टू मोस्ट ऑफ द अदर बैंक्स, नॉर्मली वो एक प्रीमियम पे हुआ करता था। इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक सेफ्टी है वहां पे टू रिमेन देयर। और दूसरा, जैसे आपने देखा एमएससीआई में वेट वैसे भी बढ़ रहा है, तो एफआईआई वैसे भी आने वाले हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक ये मार्केट में जहां पे आपको फ्लैट लाइनिंग दिखेगी, जहां पे आइडियाज की पॉसिटी है, तो आप, हमें लग रहा है कि ये एक बैंक है जहां पे आपको सेफ्टी मिल सकती है आराम से, एंड यू कैन पार्क योर मनी पीसफुली फॉर अ हेल्दी रिटर्न। ओके, अच्छा बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। एक स्पेस जहां पर आपने पिछले साल एक कॉन्ट्रा पोजीशंस ली थी जो आपके फेवर में रही काफ़ी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पर क्या अभी भी आपको लगता है कि स्पेस है? जी, एक्चुअली नहीं, हमने ये आप हमारा जुलाई का जो पोर्टफोलियो देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि सारी हमने ये निकाल दिया हमारे पोर्टफोलियो में से, क्योंकि रन अप टू द बजट हमें यही लग रहा था कि अभी बहुत हो गया यहाँ पे। और दूसरा, जिस हिसाब से इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहे थे अबाउट मतलब एज एन जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह, तो हमें लगा कि इट्स बेटर टू बी आउट। वैल्यूएशंस हमें सस्टेनेबल नहीं लगे, तो इसलिए हम मूव आउट हो गए थे बजट के पहले ही, और हमने वापस एक्सपोजर नहीं लिया। लेकिन हमें अभी भी लगता है यहाँ पे कि अभी हो चुका है काफी हद तक जो एक्सपेंशन था मार्जिन का वो हो चुका है, और यहाँ से हमें नहीं लग रहा कि इतना एक्सपेंशन होगा, गिवन दैट क्रूड इटसेल्फ इज गोइंग टू करेक्ट। क्योंकि अगर जो ग्लोबल इकोनॉमीज, दो मोटी इकोनॉमीज जो हैं जैसे यूएस एंड चाइना, अगर जो वो थोड़ी ढीली पड़ने वाली है, तो ऑब्वियसली क्रूड में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको गोइंग फॉरवर्ड। ओके, निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और धन्यवाद। सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टर्स पे आपने बात की, और एक बार फिर से आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और उसके बाद आपको भी। ये जो एक छुट्टी, उसके बाद एक्सटेंडेड वीकेंड पड़ेगा, उसकी बहुत बहुत बेस्ट विशेष। अब एक काम करते हैं, आशीष चतुर्मोता को जोड़ते हैं इस डिस्कशन में। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आशीष नमस्कार। आशीष, पेन है मार्केट्स में, और अब हम निफ्टी बैंक स्पेशली ये जो कल से पेन दिखा रहा है, 50,000 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ने के बाद ऑलमोस्ट 100 डेमा का वॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। अभी जो प्लेसमेंट है मार्केट की लग कैसी रही है? एफआईएस का नेट शॉर्ट में आ जाना काफ़ी बड़े अंतराल के बाद, अभी यहाँ से थोड़ा सा मतलब रिट्रेसमेंट पॉसिबल है? और वीरेंद्र, तो देखिए बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि बाजार ने एक गैप डाउन पिछले एक हफ्ते पहले करीब 2 से 3 बार गैप डाउन क्रिएट किया, और उसके बाद अभी तक 24,500 का जो एक लेवल था उसको बाजार ने ब्रेक नहीं किया। और साथ ही साथ एफआईआईस की सेलिंग के नंबर्स हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। बट इसके बाद भी एक सिल्वर लाइनिंग जो बाजार में हमें नजर आती है, एक सबसे पहली बात, जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास आज की डेट में करीब करीब 1,60,000 करोड़ का कैश
इस समय पर पे अवेलेबल है और ये कैश कंटिन्यूसली जैसी थोड़ी भी डिप बाजार में देखने को नजर आती है, ये कैश इस बाजार को सपोर्ट करता है, डिप्लॉयमेंट शुरू होता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। साथ ही साथ अगर से सिप के आप नंबर्स देखेंगे तो ये इतने एग्रेसिव है कि हर मंथ आप देख रहे हैं 25 से 30 हजार करोड़ की सिप कंटिन्यूसली बाजार के अंदर में हिट कर रही है, तो एडिशनल फ्लोज बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एमएससीआई का जो रिजिक हुआ इसके अंदर में करीब $5 बिलियन का इनफ्लो बाजार के अंदर में देखने को मिल सकता है, इवन फ्रॉम एफआईआई पर्सपेक्टिव। और चौथी बात जो हमें लगती है वो है इंटरेस्ट रेट। अगर से यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होता है तो ये हमें लगता है कि इंडियन मार्केट्स के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा, क्योंकि तब हम देखेंगे कि एफआईआई के इनफ्लोज बाजार में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बावजूद उसके कि थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप इस समय पर कमजोर बना हुआ है और बाजार अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को जो कि 24,500 का लेवल है इसको क्रॉस नहीं कर रहा, पर उसके बावजूद भी हर डिप पे आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बाजार को इस समय चेज करती हुई नजर आ रही है। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत एचडीएफसी बैंक और इवन आज तो आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो रहा है, क्यों बाइंग नहीं आ रही लोअर लेवल्स पर? बिल्कुल, तो अनुज गुड मॉर्निंग। और आपने भी इस बात की कई बार चर्चा की होगी और ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना इस समय जो बैंक्स में बढ़ रहा है। एक तो निम्स के अंदर में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कमी आ रही है, क्योंकि डिपॉजिट के जो फ्लोज हैं वो बैंक की तरफ बहुत एग्रेसिवली नहीं जा रहे, जिसके चलते डिपॉजिट के रेट्स कहीं ना कहीं बैंक्स को बढ़ाना पड़ रहा है। तो एक उसकी वजह से निम्स में कंप्रेशन आ रहा है। दूसरा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं होने की वजह से भी एक बैंक्स के अंदर में थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ का चैलेंज आने वाले समय में आ सकता है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि सिस्टम लोन ग्रोथ 16-17% के आसपास आ रही थी, पर अगर से डिपॉजिट का स्लो डाउन शुरू होता है तो उसके प्रोपोर्शनेट में आपका जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें कमी आ सकती है। तो इन दो कारणों से आप देख रहे हैं कि जबकि बैंक्स एक बहुत ही कंफर्टेबल वैल्यूएशन जोन में खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स जो कि क्वालिटी बैंक्स है, जहां पर पे नेट एनपीए के नंबर भी काफी लो रहते हैं, क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, वैल्यूएशन 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं देख रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इस समय बैंक्स को चेज कर रही है। और जबकि ये एक ऐसा पॉकेट है जो करीब करीब 28 से 30% पूरे इंडेक्स को कंट्रीब्यूट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का, पर उसके बावजूद भी हमें ये फ्लो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये निम कंप्रेशन और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये कंफर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स एक इनलाइन परफॉर्मेंस देंगे। इस समय कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस बैंक्स का इंडेक्स के सामने होता हुआ हमें नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि मोर टू डू विथ इनलाइन एक इक्वल वेट जैसी पोजीशन इस समय पे हम रखना चाहेंगे रादर देन सिग्निफिकेंट ओवरवेट, जबकि वेट के हिसाब से बैंक्स एक सिग्निफिकेंट ओवरवेट रखते हैं इंडेक्स में, पर हमें नहीं लगता इस समय पोर्टफोलियोज में ओवरवेट होने की जरूरत बैंक्स में कहीं भी नजर आ रही। ओके, अच्छा आशीष जी, एक चीज़ बताइएगा, कहाँ पे आप लोगों ने अपने आप को एवरेज आउट किया? अगर मैं रिसेंट हाई से कंपेयर करूँ, इंडेक्स निफ्टी करीब 1000 पॉइंट है, कहीं कहीं पर तो लिक्विडेशन काफ़ी हुआ है। कहाँ पे एवरेज आउट किया आप लोगों ने अपने आप को इस वक्त? बिल्कुल, तो विरेंद्र देखिए, हमने इसकी चर्चा भी कई बार शोज पे की थी। तो हम कुछ एग्री थीम पे काफी पॉजिटिव रहे, जहां पे हमें लगता है कि एक रूरल पे जो काफी फोकस गवर्नमेंट का आता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट हीट वेव के बाद अब कहीं ना कहीं एक अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, और एक लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस पूरे सेक्टर में भी एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ है। तो चाहे आप उसमें एफएमसीजी लीजिए, कंजम्पशन लीजिए, एग्रोकेमिकल स्पेस लीजिए, या 2 व्हीलर 3 व्हीलर या एंट्री लेवल 4 व्हीलर की जो कंपनीज है उनको देखिए, तो ये सब बड़े बेनिफिशियरी हैं इस रूरल इकोनॉमी के थीम को ध्यान में रखते हुए, और इन पे हमने हमारी पोजीशंस को बढ़ाया है। इनके अंदर में हमने हमारी पोजीशंस को एवरेज आउट भी किया है, और साथ ही साथ कुछ जो हाई बीटा स्पेस थे जहां पे वैल्यूएशन एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे चलेगा और जहां हम भी काफी समय से बहुत बुलिश रहे और हमने काफी अच्छा वहां पर पे पैसा भी बनाया, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि रेलवेज, इस स्पेस से हमने हमारी पोजीशन को काफी हद तक कम कर लिया और इसको हमने स्विच किया है टुवर्ड्स एग्रोकेमिकल और जैसे मैंने कहा कि रूरल बेस्ड थीम के अंदर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं। पहली तिमाही में संवर्धन मदरसन का मुनाफा 65%, आय 28% बढ़ी है। इन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के COO पंकज मित्तल और CFO कुणाल मलानी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को।
कुणाल, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ऑटो और ऑटो एंसिलरी में इस समय जो डिमांड है उसको आप कैसे देखते हैं? थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है एंड हेंस हमारी रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में ज़्यादातर बेस्ट आती है। यही ट्रेजेक्ट्री हम अभी भी देख रहे हैं आगे। ओवरऑल अगर हम पूरा साल का बात करें तो ROC हम अभी करीब 18% पे है। ये हमारी लास्ट ईयर है 5 ईयर प्लान की 40% की हमारी टारगेट है, तो हम इसमें जितना भी कर पाए वो हमारी कोशिश है 18 से 40 के बीच में। जो हम पार्ट क्लियर है कि ये 18 से सर्टनली हम इम्प्रूव करेंगे जैसे हम क्लोजर टू दी ईयर एंड आएंगे। डिमांड के तौर पे कुछ सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है डेवलप्ड मार्केट में, यूरोप में पर्टिकुलरली, बट ये ज़्यादातर ईवी की स्लगिशनेस है। आइस में हमें दिख रहा है कि एक्चुअली प्रोग्राम्स एक्सटेंड हो रहे हैं, हाइब्रिड्स में ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। सो ओवरऑल थोड़ी सी स्लगिशनेस है, बट शायद ये टेम्पररी हो। ओके, अच्छा पंकज जी, गुड मॉर्निंग। ईवी सेगमेंट में सुस्ती की बात हुई थी, तो किस तरह की सुस्ती नजर आ रही है आपको? देखिए, मदरसन को जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सभी किस्म की गाड़ियों में जाते हैं। हम लोग पावर ट्रेन एग्नोस्टिक हैं, तो अगर भारत में कार आइस बनती हैं या CNG बनती हैं या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स हैं या ईवी हैं, हम सभी में सप्लाई करते हैं। और ट्रेंड एक और है, वो SUV की तरफ भी है। ईवी व्हीकल्स भी अगर देश में ज़्यादा बनेंगी तो उसके अंदर में कंटेंट इम्प्रूव ही होता है, तो वो चीज़ जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन हमारे इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं है कि वो केवल ईवी के लिए बने हों या केवल एक पर्टिकुलर टाइप की व्हीकल के लिए बने हों, तो इसलिए हम लोग न्यूट्रल, आप एक तरह से कह सकते हैं, और पॉजिटिव कह सकते हैं। न्यूट्रल एंड पॉजिटिव दो चीज़ें हैं हमारे लिए। ओके पंकज जी, एक और चीज़ है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि एग्जैक्टली आपकी सप्लाई चेन को हर्ट भी कर रही होंगी, तो जो इस वक्त जो एनवायरनमेंट है ग्लोबली, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कैपिटलाइज कर रही हैं, ऐसे में जो आपकी जो सप्लाई चेन हर्ट हो रही है उससे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, उससे कुछ हद तक लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती हैं जहाँ पर जैसे रेड सी क्राइसिस है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मदरसन ने हमेशा प्रोडक्शन को कस्टमर के आसपास के एरिया में ही रखा, उसी ज्योग्राफी में रखा है। तो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है वो मेजरली सेम ज्योग्राफी में होती है। अगर हम नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए बनाते हैं तो हम या तो अमेरिका में ही बनाते हैं, मेक्सिको के अंदर में बनाते हैं, क्योंकि उसी एरिया के अंदर में कस्टमर्स के प्लांट भी हैं। इसी तरह से यूरोप के अंदर में भी हम लोगों के प्लांट्स जर्मनी में हैं, पोलैंड के अंदर में, हंगरी के अंदर में, हमारे प्लांट्स उन्हीं ज्योग्राफीज के अंदर में, यूरोपियन ज्योग्राफी के अंदर है। चाइना में जो हम कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं वो प्लांट चाइना में ही है। वहां से ये नहीं है कि एक्सपोर्ट हो रहा है किसी और देश के लिए ज़्यादा। जितने भी भारत के अंदर में हम सप्लाई करते हैं वो यहीं पर सप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेफ्टी आ जाती है। लेकिन फिर भी सप्लाई चेन क्योंकि ग्लोबल है, तो जो पॉलिटिकल जब इश्यूज उठते हैं उनका इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स पे और इन्वेंट्रीज के ऊपर में आता है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही शो को यहीं समाप्त करते हैं। मार्केट वापस थोड़ा सा नर्वस होता हुआ, खासतौर से बैंक निफ्टी, हालांकि डे लो से अभी हम थोड़ा ऊपर है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद नीरज जी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर तैयार हैं।